आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो मेरठ में सामने आया है। एक अवैध मिनी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ हुआ है वहां पर, और इसे सिर्फ कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया जा रहा है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, इलीगल मिनी टेलीफोन एक्सचेंज एक्सपोज्ड इन मेरठ अलेज्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच शीर्षक से। इसी पर आज बात करेंगे। तो आज कोशिश करते हैं इसे समझने की, आखिर ये चल कैसे रहा था, कैसे ये लोग कानूनी नज़रों से बच रहे थे, और ये इतना ख़तरनाक क्यों है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब था क्या। हाँ बिल्कुल। और ये मामला दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है, कैसे जो हमारे लीगल रास्ते हैं, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उनको बाईपास किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका पता चला संदिग्ध कॉल पैटर्न की वजह से, जिसके बाद फिर लोकल पुलिस और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने मिलके इस पे काम किया। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पैसों के गबन का मामला नहीं था, बल्कि कॉल्स का जो तरीका था वही शक के घेरे में आ गया। ये काम कैसे करता था, मतलब इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कैसे बना रहे थे ये लोग? हाँ बिल्कुल। इसका जो बेसिक तरीका था वो था VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का इस्तेमाल। आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट के जरिए फोन कॉल्स करना। ये एक्सचेंज क्या करते थे कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के जरिए रूट करके उन्हें लोकल कॉल्स की तरह दिखाते थे। इसके लिए वो खास डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिन्हें VoIP गेटवे कहते हैं। VoIP गेटवे? अच्छा, तो ये डिवाइस ही थे वो चाबी जिससे इंटरनेशनल कॉल्स का मुखौटा बदला जा रहा था? हाँ सही समझे। अब ये गेटवे डिवाइस जो होते हैं वो एक तरफ इंटरनेट से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ उनमें कई सारे सिम कार्ड लगे होते हैं। तो जब विदेश से कॉल इंटरनेट के जरिए इन गेटवे तक पहुंचती है तो ये डिवाइस उसे एक लोकल सिम कार्ड से डायल करके आगे बढ़ा देता है। तो होता क्या है कि कॉल रिसीव करने वाले के फोन पर एक लोकल नंबर दिखता है और जो कॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उन्हें भी ये धोखा दे देता है। इससे सरकार को तो रेवेन्यू लॉस होता ही है, इंटरनेशनल कॉल्स पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है सुरक्षा का। ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी एक तरह से अंधेरे में रह सकती हैं कि कौन किससे कहां बात कर रहा है। क्या आतंकी संगठन या जासूस या बड़े अपराधी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना नजर में आए? सकते हैं, या जो बड़े साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपना कम्युनिकेशन छुपाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉल्स लीगल सर्विलेंस सिस्टम से बच निकलती हैं तो इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इस मामले में तो पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था, जो इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्रिप्टो करेंसी वे, मतलब लेन देन को भी पूरी तरह छुपाने की कोशिश। हाँ, ये आजकल अवैध गतिविधियों में पैसे छुपाने का एक आम तरीका बनता जा रहा है, जिससे बाद में वो लोग कैश में बदलवाते थे। ये तो साफ है कि ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं था। जो छापेमारी में सामान मिला है उससे इसके स्केल का अंदाजा लगता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जो जब्त किए गए उपकरण हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी है और वो दिखाती है कि ऑपरेशन कितना बड़ा था। देखिए, 32 सिम वाले VoIP गेटवे डिवाइस मिले हैं, 4 वाईफाई राउटर, 22 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, 5 एंड्रॉयड फोन, 2 कीपैड फोन और भी कई नेटवर्क उपकरण। और ये सब मेरठ के एक रिहायशी इलाके लखीपुरा से चल रहा था। 32 गेटवे डिवाइस का मतलब है कि एक साथ सैकड़ों कॉल्स को रूट करने की कैपेसिटी थी इनके पास। और पैसे कमाने का तरीका वो भी सुना है कुछ कम चौंकाने वाला नहीं था। हाँ। काफी बड़ी रकम बना रहे थे शायद ये लोग। हाँ, जो सिटी एसपी के हवाले से जानकारी आई है उसके मुताबिक ये गैंग हर मिनट की कॉल के लिए 1000 से 1500 रुपए तक चार्ज कर रहा था, और अंदाजा है कि वो रोजाना करीब 35,000 से 40,000 रुपए कमा रहे थे। सिम कार्ड्स का इंतजाम सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स के जरिए होता था और डिवाइस वगैरह लोकल लेवल पर ही बांटे गए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मेरठ वाला मामला सिर्फ एक लोकल फ्रॉड का केस नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कैसे आसानी से मिलने वाली तकनीक का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक गंभीर चुनौती खड़ी की जा सकती है। निश्चित रूप से। देखिए, कानूनी कार्रवाई तो हुई है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और IT एक्ट 2000 की जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन ये घटना एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा करती है। हाँ, वही सवाल जो शायद हम सबके मन में अब उठा होगा। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की कितने और अवैध एक्सचेंज
देश के अलग अलग कोनों में चुपचाप चल रहे होंगे, जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। और क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारा जो कानूनी ढांचा है, वो इस तरह की जो नई तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गंभीरता से सोचने की जरूरत है।